नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक। आज हम चर्चा करेंगे गन्ने की। जो हमारा ये समय चल रहा है, ये ऐसा समय आ गया है कि जब हमें गन्ने में अर्थिंग अप मिट्टी चढ़ानी है, तो मिट्टी चढ़ाने से पूर्व हमें गन्ने में अपना और अधिक अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार से उसमें और खाद उर्वरकों का प्रबंधन कैसे करें कि हमारा गन्ने का उत्पादन बेहद अच्छा हो। और उसके साथ साथ एक जो ये अर्थिंग अप के समय जो हमें मिट्टी चढ़ाते समय यदि हम उसमें खाद लगाते हैं तो उसके हमें क्या लाभ होता है, क्यों हम इस प्रैक्टिस को अब अपनाने लगे हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जो अब नई प्रजातियां हमारी आ रही हैं, ये सभी नई प्रजातियां अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं, हाइल्डिंग वेराइटीज़ है। और ये हाइल्डिंग वेराइटीज़ की जो पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। और जो हम एक बार बुआई के समय पर बेसल डोज के रूप में देते हैं, उसके बाद यदि आपका खेत बेहद अच्छा है और आप उस पर अर्थिंग अप कर रहे हैं, उसमें टिलर्स कल्लों की संख्या बेहद अच्छी है, तो आपको मिट्टी चढ़ाते समय भी उस पर ध्यान रखना होगा कि कुछ ना कुछ एडिशनल डोज आपको फर्टिलाइज़र की वहाँ पर देनी होगी। यदि आपने बुआई के समय पर भी दी है, आपने बुआई के समय पर भी फर्टिलाइज़र दिया है, आपने टॉप ड्रेसिंग, पहली टॉप ड्रेसिंग भी कर दी है, दूसरी टॉप ड्रेसिंग भी कर दी है, और अब समय जो आ रहा है वो मिट्टी चढ़ाने का समय आ रहा है कि आप अपने खेतों में मिट्टी चढ़ाना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये इस खेत में ऑलरेडी मिट्टी चढ़ गई है, तो हमें इस प्रकार अर्थिंग अप हमें करना है। तो इसमें हम क्या क्या खाद और उर्वरक डालें, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से हमारे पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं जिसमें हम, यदि हम अपने खेत में मिट्टी चढ़ाने से पूर्व खाद उर्वरक डालें तो उनको कब डालें, कैसे डालें और क्यों डालें। 3 विकल्प हमारे पास इसमें उपलब्ध है। पहला विकल्प है कि यदि आपके पास डीएपी उपलब्ध है, तो यदि आपके पास डीएपी उपलब्ध है तो डीएपी कम से कम 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको डीएपी इस्तेमाल करनी है। उसी के साथ साथ 25 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से आपको इस्तेमाल करना है। क्योंकि डीएपी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हमें पोटाश भी लेना पड़ेगा और कुछ मात्रा यूरिया की भी लेनी पड़ेगी। क्योंकि जो आज का हमारा समय है, हमारे खेत में अच्छे कल्ले हैं, एक जगह पर मदर सूट के अलावा 5-6 साइड टिलर्स भी है, और जो हम उसमें अर्थिंग अप करते हैं उन सबको भोजन पूर्ण रूप से मिलता रहे और वो लगातार वृद्धि करते रहे, तो कम से कम 25 किलोग्राम डीएपी, 25 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। क्योंकि डीएपी जो हमारी होती है उसमें मात्र नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है, पोटाश उसमें नहीं होता, तो पोटाश को हमें एडिशनल उसमें देना होगा। इसी के साथ साथ हमें 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से माइक्रो न्यूट्रेंट का भी प्रयोग करना होगा। वे सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी मात्रा तो कम आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता निश्चित रूप से हमारे पौधों को होती है। वो वृद्धि करने में, पौधे की जड़ों की बढ़वार करने में, पौधे की वानस्पतिक वृद्धि करने में सहायक होते हैं। माइक्रो न्यूट्रेंट जो हमारे होंगे, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, ये सारे ऐसे पोषक तत्व है जो हमारे पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये जो भी आपको माइक्रो न्यूट्रेंट अवेलेबल हो, बहुत सारी कंपनियां माइक्रो न्यूट्रेंट बनाती है, आप किसी भी कंपनी का अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रेंट लें और 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप उसका प्रयोग करें। ये पहला विकल्प हुआ हमारा कि जो हमने, यदि हमारे पास डीएपी है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरे विकल्प की तरफ चलते हैं। पहले विकल्प में हमारे पास डीएपी थी, अब दूसरे विकल्प में आते हैं। यदि हमारे पास डीएपी के अलावा एनपीके उपलब्ध है तो हम क्या करें। यदि हमारे पास एनपीके उपलब्ध है और हमारी एनपीके 12-32-16 वाली है, तो कम से कम 35 किलोग्राम, कम से कम 35 किलोग्राम एनपीके प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करनी है, और 20 किलोग्राम उसके साथ हमें यूरिया प्रयोग करना है, और 10 किलोग्राम उसके साथ हमें पोटाश प्रयोग करनी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि यदि हम इसमें जो फास्फोरस की पूर्ति करना चाहते हैं वो हमारी एनपीके से हो गई है, और जो हमें नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है, पौधे के साइड टिलर्स को भी बढ़वार देने के लिए हमें वहाँ पर नाइट्रोजन देना है, तो उसके लिए हम यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। 20 किलोग्राम यूरिया हमने इस्तेमाल किया। पोटाश भी हमें, क्योंकि पौधे में सबसे महत्वपूर्ण है पोटाश, रोगरोधी क्षमता पैदा करने के लिए पोटाश बहुत अच्छा पोषक तत्व है, उसका भी हमें प्रयोग करना है, तो 10 किलोग्राम उसको भी हमें एडिशनल उसको देना पड़ेगा। प्लस इसके साथ साथ आपको पुनः माइक्रो न्यूट्रेंट का प्रयोग अवश्य करें। 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप माइक्रो न्यूट्रेंट का प्रयोग करें। ऐसा करने से आपके खेत में लगातार वृद्धि बनी रहेगी। पहला विकल्प डीएपी का है, दूसरा विकल्प एनपीके का है, और इसके अलावा तीसरा विकल्प एक हमारे पास और आता है जिसके माध्यम से हम अपने पौधे की मिट्टी चढ़ाने से पहले पोषक तत्वों की पूर्ति वहाँ पर कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है
इस विकल्प को मैं जो हमारे 2 अन्य विकल्प है उनकी तुलना में सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि ये विकल्प हमारे गन्ने की बढ़वार के लिए सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। इस विकल्प का नाम है SSP, सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है, इसमें हमारी फास्फोरस की मात्रा DAP के मुकाबले 1/3 रह जाती है, 16% फास्फोरस है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एडिशनली पौधे को हमारे कैल्शियम और सल्फर एडिशनल मिल जाता है, जिस कारण से पौधे की वृद्धि और अच्छी होती है। यदि मैं अपने आकलन के आधार पर कहूं तो गन्ने में यदि हमारे पास तीनों विकल्प हमारे पास है, DAP हमारे पास विकल्प के रूप में है, NPK हमारे पास विकल्प के रूप में है, और हमारे पास सिंगल सुपर फास्फेट रामबाण का मिक्सचर के रूप में हमारे पास उपलब्ध है कि हम उसको यूरिया और पोटास के साथ मिला के इस्तेमाल करेंगे, तो मैं सबसे प्राथमिकता आपको सिंगल सुपर फास्फेट को देना चाहूँगा कि वो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे गन्ने की वृद्धि के लिए। यदि आपके पास सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध है तो कम से कम 1.5 बैग 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना है। इसके साथ नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, क्योंकि केवल इसमें फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इसमें 50 किलोग्राम यूरिया अवश्य प्रयोग करें, और इसी के साथ साथ 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश इस्तेमाल करें। यदि हम सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन के रूप में यूरिया हमने इस्तेमाल किया, फास्फोरस के लिए हमने SSP सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल किया, और तीसरा विकल्प तीसरी चीज़ हमारे पास पोटाश आई, तीसरा हमने इसमें पोटाश का इस्तेमाल किया। लेकिन SSP प्रयोग करने से हमारे पास कैल्शियम और सल्फर एडिशनल हमारे पौधे को प्राप्त हो गया, जो इस अवस्था में उसको आवश्यकता पड़ेगी अपनी वृद्धि करने के लिए। तो सबसे अच्छा विकल्प हमारा सिंगल सुपर फास्फेट। लेकिन इसके साथ भी हमें माइक्रो न्यूट्रेंट का प्रयोग करना है। तीनों विकल्प में हमें माइक्रो न्यूट्रेंट को रखना है। तो इस तीसरे विकल्प में जब हम माइक्रो न्यूट्रेंट का प्रयोग करेंगे तो इसमें भी हम 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से माइक्रो न्यूट्रेंट का प्रयोग हमें करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारा खेत बेहद अच्छा हो और हमें उत्पादन बेहद अच्छा लेना हो तो हमारे लिए अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाने से पहले एक बार पोषक तत्वों की डोज, फाइनल डोज हमें मिट्टी कुंड में डालकर और उसके बाद हमें उसकी अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना चाहिए। पूरे पोषक तत्वों की मात्रा वहाँ पर देते हैं, और पोषक तत्वों की मात्रा देने के बाद हम अर्थिंग अप करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हमारे जो बराबर के कल्ले हैं वो भी सारे बराबर के गन्ने बनने के लिए यहाँ पर तैयार है। कोई मदर सूट में और बराबर के कल्लों में ज़्यादा अंतर यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, जिस कारण से हमें जो पौधे का आवश्यकता होती है वो अतिरिक्त पोषक तत्व जब हम उसको अर्थिंग अप से पहले देंगे तो हमारे पौधे में इस प्रकार वृद्धि लगातार बनी रहेगी। सारे मदर सूट भी हमारा अच्छा होगा और उसके साइड टिलर्स भी उतने ही अच्छे वृद्धि करके पौधे में चलते रहेंगे। यदि हम अपने खेत में जो हमारे साइड टिलर्स है, बराबर के कल्ले जो हमारे होते हैं, उन बराबर के कल्लों को भी बराबर के गन्ना बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अर्थिंग अप करने से पूर्व ही आप उसमें पोषक तत्वों की एक फाइनल डोज अवश्य लगाएं, ताकि आपके खेत में लगातार वृद्धि होती रहे। और मैंने जैसे आपको बताया हमारे पास तीनों विकल्प उपलब्ध है। चाहे आपके पास DAP है तो उसके कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, NPK है हम उसके कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और SSP है हम उसके कॉम्बिनेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, तीनों में से जो भी आपके पास उपलब्धता हो आप उसका इस्तेमाल करें, और गन्ने में लगातार वृद्धि बनाए रखने के लिए ज़रूर इन तीनों में से एक कॉम्बिनेशन को अपनाएं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जो पौधे के हमारे पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है वो लगातार बनी रहेगी, वृद्धि पौधा लगातार करता रहेगा। और इसके अलावा यदि आपके खेत में आयरन डेफिशिएंसी शो करता है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी शो करता है, या अन्य किसी पर्टिकुलर पोषक तत्व की डेफिशिएंसी शो करता है, तो आप उसका प्रयोग भी मिट्टी चढ़ाने से पूर्व कूंड के माध्यम से कूंड पे कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें अर्थिंग अप करेंगे। और एक सावधानी और बरतनी है किसान भाइयों, जब भी हम खेत में कोई भी खाद डालते हैं, बखेर कर डालने का प्रयास ना करें। कूंड में हमेशा जब भी आप खाद डालें तो हमेशा कूंड पे गन्ने के तने के पास डालें, जहाँ पर आपका गन्ने का तना खड़ा है, गन्ना खड़ा है, बिल्कुल उसके पास वहाँ पर खाद डालते हुए चलें। ऐसा नहीं कि आपने बखेर के स्प्रेड करके पूरे खेत में बखेर दिया और उसके बाद आप अर्थिंग अप करते हैं तो उसकी उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे जितने अच्छे रिजल्ट जब आपका गन्ना खड़ा है और आपने उसके तने के पास ही वहाँ पर खाद डालते हुए गए हैं और उसके बाद आपकी वहाँ पर अर्थिंग अप हो गई है, तो सबसे अच्छे रिजल्ट आपको वहाँ पर प्राप्त होंगे। तो
तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी आपको कि जो हमारा गन्ने की फसल है हमें मिट्टी चढ़ानी है। इस समय मिट्टी चढ़ाने का समय चल रहा है, उससे पूर्व जो हमें पोषक तत्व उसमें देने हैं। कई किसान भाइयों के मेरे पास फ़ोन कॉल आ रहे थे, बहुत सारे किसान भाई की जिज्ञासा थी कि हमें अब मिट्टी चढ़ाने का समय चल रहा है, जो हमारी अगेती गन्ने की बुआई हो रखी थी उसमें हम कौन कौन से खादों की, पोषक तत्वों की पूर्ति करके हम मिट्टी चढ़ा दें। तो ये थी जानकारी किसान भाइयों, गन्ने में पोषक तत्वों को मिट्टी चढ़ाने से पूर्व हमें प्रयोग करने के संबंध में। और इससे संबंधित यदि आपका कोई और प्रश्न हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।